अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह के आगाज़ के साथ से ही एक बहुत ही अच्छी खबर और एक थोड़ी सी मुश्किल और बुरी खबर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जिससे हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अच्छी खबर ये है कि इंटरबैंक में डॉलर में कमी वाक़या हुई है और दिन ब दिन जो है वो डॉलर कमी की तरफ आ रहा है और जो ये इंटरबैंक में लॉक हुआ है डॉलर, वो 213 रुपये तक जो है वो इसकी कीमत आ चुकी है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर हम ये देखें कि डॉलर जहाँ पर इतना बढ़ चुका था कि 300 तक जो है वो इसकी कीमत पहुँच गई थी और तमाम माहिर मौशियात जो थे वो इस पर सर जोड़कर बैठ गए थे कि इस वक्त जो मईशत को सहारा देना है, उसके लिए जो कर्ज़े अदा करने हैं, ज़ाहिर है जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी थी। जैसे ही डॉलर की कीमत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती है, वैसे ही पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो इसकी कदर कीमत जो है पाकिस्तानी रुपीज़ की कम हो जाती है। लेकिन अभी जो है वो अच्छी खबर ये है कि डॉलर अब 213 रुपये तक आ चुका है और इस वक्त में जो है वो डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी वाक़या होने की पेशन गोई जो है वो मौजूद है। ज़राए ऐसा कहते हैं और आने वाले वक्त में जो है वो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि डॉलर आने वाले वक्त में इससे भी कम तरीन सतह पर आ जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें और बात करें पेट्रोल के हवाले से, तो हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है, कीमतें बढ़ा दी गई हैं और ये हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इस ज़मन में वज़ारत ख़जाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। साथ ही अगर इसकी नई कीमत के बारे में जो है वो अगर आपको मैं मुतारिफ करवाऊं कि पेट्रोल की नई कीमत क्या है, तो 233.91 रुपये जो है वो हो चुकी है और हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 0.51 रुपये की इसमें कमी वाक़या हुई है। और इसके बाद जो इसकी नई कीमत है हाई स्पीड डीजल की वो हो गई है जनाब 244.44 रुपये। और नोटिफिकेशन के मुताबिक कैरोसिन ऑयल जो है वो 1.67 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद 199.40, जबकि लाइट डीजल 0.43 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 191.75 इसकी जो है वो कीमत हो चुकी है। अब ये सारी सूरत हाल, ये जो पेट्रोल बम वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने इस्लामाबाद से गिराया है लोगों पर, इसकी सूरत हाल को देखते हुए जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हुए, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए गए और एक आम आदमी पर ये जो पेट्रोल की इतनी भारी अमाउंट मज़ीद बढ़ चुकी है जिससे महंगाई का एक और तूफ़ान आ गया है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आलमी मार्केट है वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें कम हुई हैं और ये कम से कम भी जो है 4 से 5 बैरल जो है वो कीमतें कम हुई हैं इसकी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बिल्कुल जो है वो इसका हिसाब उल्ट है कि यहाँ पर जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और क्या जो है वो सामने चीज़ रखी गई है कि इस वक्त में IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आने वाले वक्त में वो जब बेहतरी इख्तियार करेंगे तो फिर कीमतें कुछ कमी वाक़या हो जाएगी। लेकिन ये अगले 15 दिन के लिए जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है कि 15 दिन जो है वो ये कीमतें मज़ीद आसमान से बातें करेंगी और ये जो कीमत है इसकी 233.91 रुपये जो ये कर दी गई है, इस सूरत हाल में अब एक आम आदमी पर इसका जितना बोझ पड़ चुका है, एक आम आदमी जो महंगाई के बोझ तले दब चुका है, जो पेट्रोल जो है अफोर्ड करना पहले ही इतना मुश्किल हो रहा था और आज अगर आप देखें तो सूरत हाल बिल्कुल उससे ज़्यादा ख़राब होने की जो है वो दोहराए पे खड़ी है। जिस पे अगर बात की जाए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज साहिबा की, तो वो भी पेट्रोल महंगा होने पर नाराज़गी का इजहार कर रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है, नायब सदर नवाज लीग का उनका कहना है कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ और अवाम पर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ ही उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया है, उन्होंने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अपने कोई मसाइल हैं या कोई चीज़ें हैं तो वो हुकूमत जो है वो ख़ुद देखे और ख़ुद उसको जो है वो हैंडल करने की कोशिश करे, लेकिन ये ना किया जाए कि इस वक्त में अवाम पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और अवाम जो है वह पहले ही महंगाई की सताई हुई अवाम है। तो अब ये जो शहर शहर अवाम का एहतजाज नज़र आ रहा है, जो पेट्रोल की में इजाफा नामंजूर नज़र आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर मौशियात सोहेल अशारी साहब ने, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया।
ज़रा बताइएगा कि ये रोज़ ब रोज़ जिस तरह से डॉलर कम होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त जो है वो अवाम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और अगर आप दूसरी तरफ हुकूमत की बात कर लें तो मुफ्ता इस्माइल साहब बड़े आराम से ये कह देते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आने वाले कुछ वक्त में जो है वो चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। सर ये कब सेटल्ड होंगी और ये कब मामला जो है वो सही होंगे? ये तो रोज़ बरोज़ इजाफा कर देते हैं पेट्रोल पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात ये है कि इकॉनमी पे और गुड गवर्नेंस पे बड़े अरसे से ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इकॉनमी, महंगाई, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं ये तन्हाई में नहीं देखे जा सकते। तो अगर अब हम सिर्फ फोकस करें डॉलर पे या महंगाई पे तो इसको जरा बड़े तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। असल बात ये है कि जब हेलो जी सर जी हेलो सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। जी तो जी आप बता रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये जो IMF का चक्कर है, ऑब्वियसली जब आपके पास इंपोर्ट ज़्यादा होगी और एक्सपोर्ट कम होगी और आपके पास वो एक ट्रेड डिफिसिट होगा, वो भी 30-40 बिलियन डॉलर का, वो मिलना बिलियन डॉलर मुंह से कहता है बहुत बड़ी रकम है। तो जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, क्योंकि जब से दुनिया 1970 में पैग हुआ पेट्रोलियम खरीदने के लिए कि आप डॉलर में ही खरीद सकते हैं, तो उसके बाद अमेरिका में 1971 में डॉलर को गोल्ड से मतलब डीपैक कर दिया। जी बिल्कुल। आज की उस वक्त फिर ये जो डॉलर था ये वर्ल्ड करेंसी बन गई, यानी कि दुनिया का जितना कारोबार है वो डॉलर में होगा। बिल्कुल ठीक। डॉलर की अहमियत इतनी बढ़ गई और आपने क्योंकि बड़े दस्ते दराज से डिफिसिट में ही जा रहे हैं, कभी भी आपका बैलेंस नहीं हुआ तो आज आप छाप सकते हैं मतलब डॉलर तो नहीं छाप सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है कि डॉलर इसीलिए फिर महंगा होता है। और एक मैं आपको बड़ी मतलब के सही बात बताऊं, ये डॉलर के ऊपर बिजनेस किया गया है, ये स्पेकुलेशन हुई है, ये सट्टेबाजी हुई है। डॉलर की कीमत वही 160-170 के करीब होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लोगों ने छक्का मारा है। अगर देखा तो पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में है, तो जो लोग उसमें कारोबार करते हैं उन्होंने तो छक्का मारा और उन्होंने डॉलर 140-150 तक पहुंचा दिया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, सही है। अगर IMF ने प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस किया ना, आए तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है कि डॉलर एकदम से मेरे 205 का हो जाए या 210 का हो जाए। ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए ये हमारा अपना कसूर है, ये बात नहीं है कि IMF ने ये कह दिया या वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया। असल में हम खुद ऐसी सट्टेबाजी करते हैं और एकदम जैसे आप बिजनेस करते हैं प्लॉटों में एकदम प्लॉट की कीमत करा दी, फाइल ले लो और फिर एकदम प्लॉट की कीमत नीचे गिर गई। तो ये सारे एक बबल था और जो बबल है खत्म ही करना था। तो अब आस्ता डॉलर नीचे आ रहा है। मगर जो महंगाई की बात है ना जी बिल्कुल, बात ये है कि आपने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो पूरी नहीं की। आप 5 लाख टन अगर गंदम बाहर से मंगवाएंगे तो पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता जी, गंदम इम्पोर्ट करनी पड़े। जब अपने बड़ोले आपके खाली हैं तो जब वो बाहर से मंगाएंगे तो आप डॉलर में मंगाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें जो पाकिस्तान में बननी चाहिए वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एग्रीकल्चर सर इन्होंने इम्पोर्ट पे पाबंदी आयद की इसीलिए की कि जी मुल्क में महंगाई का जो एक तूफान बरपा है उसमें जो है वो कमी वाक़या होगी, आने वाले वक्त में पेट्रोल में कमी वाक़या होगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो तेल की कीमतें कम हुई लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हुई। इस पे बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की अपनी अपनी राय है, आप इस पर जो है वो क्या राय रखते हैं? देखिए बात यह है कि अभी तो मतलब $100 से कम चला गया है जो बैरल की रेट जो है तो $100 से कम हो गई है। जी तक तो आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें तो यही लारा दिया गया पिछले 5-6 दिनों से कि ये सारी पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, कम जी
कम होने के बजाय बढ़ा दी है। कम से कम हुकूमत को ऐसा सर यही तो बात है, यही तो बात है, यही जराए बता रहे थे कि कम होनी है पेट्रोल की कीमतें, और ये हमारे पास जो है वो बड़ी मुस्तनद खबर थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक से रात 12 बजे के बाद जो है वो एक समरी पास होती है, 15 दिन के लिए जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वो उस पर ये फरमाते हैं कि मैंने पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है वो टैक्स आयद करने के लिए जो है वो कहा था कि नहीं होगा, ये नहीं कहा था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो ये क्या है? अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमारे बदकिस्मती से हमने सच बोलना छोड़ दिया है। इस मुल्क का सबसे बड़ा इल्म जिसने पहले गुफ्तगू में कहा ना जी, इकोनॉमी नहीं है, हमारा बिहेवियर, हमारी कैपेसिटी, हमारे सच बोलने की कैपेसिटी, सच बोलने की कैपेसिटी, यस, वो कोई नहीं है। हम लारा लगाते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। सारों का ये वसीला है कि कोई हमें सही बात बताते हैं, बता देते हैं कभी बढ़नी है तो ठीक है, पहले भी बढ़ी है, अब भी बढ़ा ले, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है, सही बात बताएं तो सही। हाँ। ये गलत बताना जो है इसका ज्यादा। अच्छा सर, एक बात की समझ नहीं आई है, चले ये तो अपने जो है वो बातों से जो है वो मुकर जाते हैं और फिर जो है वो पटरी पर आ जाते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो फरमा रही है कि वो भी डिसएग्री कर रही है इस बात से, वो अवाम पे इतना बोझ डालने के हक में जो है वो नहीं है। फिर वो ऐसा जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहती हैं कि वो भी इस पे नाराज हैं। तो बगैर इन दोनों के जो है वो समरी पास करके ये बढ़ा देने 15 दिन के लिए, ये क्या है और ये स्ट्रैटेजी क्या सामने आई, ये समझ नहीं आई मुझे कुछ। देखिए बात ये है कि मैं समझता हूँ कि विदिन द पार्टी, विदिन द ग्रुप भी कुछ लोग ऐसे सोच सकते होते हैं जी, उनका एक डिफरेंस ओपिनियन होता है। सही, ऑब्वियसली वो उस बीच पे या उस जगह पे नहीं बैठे होते थे जहाँ पे वो अपने आप पूरी तरह ऑब्जर्व कर सकेंगे, अपनी बात में निभाव सके। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि डाइवर्सिफिकेशन हो थॉट में, मगर एट द सेम टाइम गुड कॉप बैड कॉप भी नहीं प्ले करना चाहिए। ऐसे ही है, बंदा कुछ कहे, दूसरा बंदा कुछ कहे, मगर ये सोच बिल्कुल अच्छी है कि ये नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ाना भी था। एग्जैक्टली, एक आम आदमी पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है ये बिल्कुल बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इससे फिर कीमत भी होती है, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, और जब कीमतें कम होती है जी, जो कम होती नहीं है वो ऐसा ही है, बढ़ी जा जाती है। वो हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है तो वो कीमतें कम करवा सके। ऐसा ही है। जैसे बड़ी सोच समझ के हमें अब चलना पड़ेगा। अब इस तरह से नहीं है कि जो दिल में आया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, किसी हुकूमत में ये हो या पुरानी हो या जी जी जी, जब मुशावरत नहीं करते, मुशावरत नहीं करते, सही, बिल्कुल ठीक। जो आवाम है जिसके ऊपर आपने बोझ डालना, उनके नुमाइंदे सिविल सोसाइटी को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? क्यों नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, कैसे करें? सही, जब सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स वो जब इन्वॉल्व होंगे तो वो फिर उस पॉलिसी को और भी करेंगे। हाँ, कोई एक्स्ट्रा पॉलिसीज या कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको जो है वो बरूए कार लाते हुए कहीं और से जो है वो जो कर्जों की हेर फेर की बात करते हैं कि पिछली हुकूमत ने कर्जों का जो हेर फेर किया, हमें वो उतारने में इतनी मुश्किलात आ रही हैं, तो ले देकर एक पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो आती हैं और वो पेट्रोल जो है वो बढ़ा देते हैं। पेट्रोल पंप आए दिन जो है वो आवाम पे गिर जाता है। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो पहले ही महंगाई से परेशान है, जिसकी कमर टूट चुकी है, जो एक नौकरी पेशा जो है वो बंदा है, वो कहाँ से इतना जो है वो पेट्रोल अफोर्ड करेगा? और अब आने वाले वक्त में अगले 15 दिनों में ये क्या चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो अब क्या करें? अवाम अपने हक के लिए जो है एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हुकूमत इस पर जो है वो कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत का मौकफ सही है कि पिछली हुकूमत ने कर्जों के हेर फेर किए जिसकी वजह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा देते हैं? ये क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए फिगर वर्ड तो यही बताता है कि पिछली हुकूमत ने अपने 3.5-4 साल के हिस्से में इतना किया जितना पहले पाकिस्तान लोग थे। वो अपनी जगह पे हम अब 22वीं 23वीं दिखाई है, उसके बाद जाएंगे जी, शायद आपके इल्म में ना हो, हम ये तो बहुत बड़ा लोन है, छोटी सी कोई रिफॉर्म करना होता है, छोटा सा कोई डैम बनाना होता है, छोटा सा कोई और काम करने का, हम सारा कुछ लोनों पर ही कर रहे होते हैं। रिफॉर्म पैकेज लेके आना होता है, वो भी कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक पैसे दे तो हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपना पैसा तो सकते नहीं है ना। असल बात ये है कि जहाँ तक पेट्रोल से पैसे बढ़ाने का मतलब है कि पेट्रोल है हर एक आम की जरूरत है, उसमें वो खरीदना ही खरीदना है। तो उनको ये बड़ा आसान लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें तो हमारे गवर्नमेंट में कुछ सख्त आ जाएगा, अदरवाइज उनके लिए टैक्स इकट्ठा करना भी मुसीबत है।
ना ये कर सकते हैं, ना कैपेसिटी है। और ये ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और जो है वो ये इसी तरीके से बात है। लेकिन ये भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में दिन ब दिन है, ये एक आम आदमी के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। शायद जो है वो आला हुकाम पर ये बोझ जो पड़ता है, ये सरकारी अफसरान पर ये बोझ पड़ता है, तो उन्हें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेट्रोल मुयस्सर आता है, उनके लिए तो हर चीज़ जो है वो प्लेटों में रखकर जो है वो मिल जाती है। लेकिन एक गरीब आदमी की अगर बात करते हैं, जिस पर हमारा जो है वो 80% हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो बिलोंग करता है, स्टैंड करता है, उनका क्या? और उनकी खातिर अगर हुकूमतें बनती हैं या वोट से, एक आदमी के वोट से जो है हुकूमतें बनती हैं, और एक आदमी का वोट भी यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस वक्त में हम ये सोचने पे जो है वो मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो इन्होंने पिछले वादे किए थे अब आकर ये सब कुछ जो है वो ठीक कर देंगे। जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी, इस वक्त पाकिस्तान मौशी एतबार से इंतहाई क्राइसिस में है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। जो कर्ज़ों के बोझ तले ये मुल्क दब चुका है। हर पॉलिसी जो है वो हुकूमत अपनी लेकर आती है, हर हुकूमत की नई पॉलिसी होती है, हर हुकूमत नए तौर से जो है वो कर्जे लेती है, हर हुकूमत एक आम आदमी का जो है वो बात करती है, बयान करती है, और फिर सीटों पर बैठकर यही बातें जो है वो भूल जाया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो जब एक के बाद एक महंगाई, ये पेट्रोल नहीं बढ़ा कि ये सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है और इकट्ठे 6 रुपए 7 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया है, ये पूरी महंगाई हर चीज़ पे अशियाए खुर्दोनोश बढ़ गई हैं। आपकी तमाम लाइबिलिटीज़, आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है वो इस टाइम बढ़ चुकी हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया, आपने तो एक महंगाई का जो है वो तूफान बर्पा कर दिया, जिसके बोझ तले आकर एक गरीब आदमी जो है वो तो अब सिर्फ यहाँ पर मुश्किल से सांस ही ले सकता है। और अब आगे आने वाले वक्त में क्या हुकूमत अपना ये नोटिफिकेशन जो है वो चेंज करेगी, वापस लेगी, कोई कमी वाक़या होगी, या आने वाली सूरत हाल क्या होगी? जो भी लम्हा ब लम्हा जो है वो सूरत हाल आती है, उससे हम आपको आगाह रखेंगे और प्रोग्राम में आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो कि 2 दिन पहले ही रौनुमा हुआ, और ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें डॉल्फिन पुलिस का एक अहम किरदार है। और ये अहम किरदार, या आप इसको अहम कारनामा कह लीजिए, कि डॉल्फिन पुलिस ने जो है वो 2 मुल्ज़िमान पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग हुई, डॉल्फिन पुलिस बच गई, लेकिन डॉल्फिन पुलिस की गोली से कोई नहीं बच पाया, क्योंकि इस तरह के ये पहला केस नहीं है, 2 3 4 पहले भी ऐसे केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। क्या वजूहात हैं कि डॉल्फिन पुलिस की गोली हमेशा कभी राहगीरों को लग जाती है, कभी मुल्ज़िमान जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं? चाहे कुछ भी हो, वाक़या कुछ भी रौनुमा हुआ हो, इससे पहले वो मुल्ज़िमान किसी को भी गोली मारकर जो है वो निकले हों, क्या उनको रोकने का एक ही तरीक़ेकार था कि उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये एक सवालिया निशान भी है डॉल्फिन पुलिस के हवाले से, क्योंकि हमने आज ये पहला केस जो है वो यहाँ पे नहीं आपके सामने बता रहे, बल्कि इससे पहले भी जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि राहगीरों को जो है वो राह चलते हुए डॉल्फिन पुलिस की गोलियों का निशाना बनते हमने देखा है, और ये हमने रिपोर्ट भी किया है बहैसियत जो है वो एक एंकर पर्सन और एक जर्नलिस्ट जो है वो इस काम को हमने खुद जो है वो प्रेजेंट भी किया, कि हमने सवाल भी किया, लेकिन ये सवालिया निशान अब तक सवालिया निशान ही है कि ये क्या हो रहा है। और 2 दिन पहले भी यही वाक़या जो है वो रौनुमा हुआ कि एक शख्स जो है उसको ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया मुल्ज़िम को, और दूसरा जो है उसे गोलियों से छलनी करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि जिसको मारा गया है उसके लवाहिकीन एहतजाज करते नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो डॉल्फिन पुलिस की गोली का निशाना बन गया, लेकिन असल हकीकत से कोई वाकिफ़ नहीं है। और असल हकीकत ये है कि वो मुल्ज़िमान पहले भी एक जो है
वो रेस्टोरेंट पे काम करने वाले मुलाजिम से पैसों का लेन देन था कोई, जहाँ पे उसके पाँव पे गोली मारकर जो है उसे मार के निकले थे। और जैसे ही लोगों ने देखा कि मुलजिमान जो है वो भाग रहे हैं और डॉल्फिन पुलिस जो है वो वहाँ से गुजर रही थी, उन डॉल्फिन पुलिस वालों को जो है वो लोगों की निशानदेही पर उन्हें पकड़वाने के लिए मुलजिमान को उन्होंने जब निशानदेही की तो आपस में जो है वो फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि पुलिस मुकाबला जो है वो शुरू हो गया। और इस मुकाबले में जाहिर है किसी को गोली तो लगनी थी, किसी ने तो जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करना होना था, लेकिन इस बात को जो है वो छुपा लिया गया कि वो मुलजिमान पहले क्या कार्रवाई डालकर जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे। अगर आप सिर्फ डॉल्फिन पुलिस की बात करें तो ये सिर्फ डॉल्फिन पुलिस का वाक़या नहीं है, ये उन मुलजिमान पर भी जो है वो ये आयद होता है जुर्म कि जो वो पहले ही एक शख्स को गोली मार कर निकले हैं। सूरत हाल ये है, और इससे भी मज़ीद सूरत हाल कितनी गहरी है ये एक रिपोर्ट हमें जो है वो बताएगी, जो हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट के बाद जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं। डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जवाबी फायरिंग में मारा गया, जबकि पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह लक्ष्मी चौक में फरार मुलजमान की डॉल्फिन टीम पर सीधी फायरिंग, डॉल्फिन एहलकार बाल बाल बच गए, जबकि डॉल्फिन पुलिस की जानिब से फायरिंग से एक मुलजम कामरान मौका पर जांबाग, जबकि दूसरा साथी गजम्फर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने निजी रेस्टोरेंट पर सफाई का काम करने वाले पितरस मसीह को फायरिंग करके जख्मी किया और मौका से फरार हो रहे थे कि डॉल्फिन टीम से आमना सामना हो गया। पुलिस ने किला गुजर सिंह के इलाका में होने वाले वाक़े के मुतल्लिक 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा में इरादा कत्ल की दफ़ा 324 और दूसरी FIR में पुलिस मुकाबले का भी जिक्र किया गया है। वाक़े की इतला मिलते ही DIG ऑपरेशन लाहौर, SP सिविल लाइन और SP डॉल्फिन उस्मान बट पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जबकि वाक़या के मुतल्लिक इंक्वायरी SP डॉल्फिन और SP सिविल लाइन के सुपुर्द कर दी गई है। तर्जमान डॉल्फिन पुलिस यासीन बट के मुताबिक महकमा पुलिस की जानिब से किसी भी डॉल्फिन पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया है और ना ही डॉल्फिन पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब गोलियों का निशाना बनने वाले कामरान के वालिदैन ने रो रो कर बताया कि हमारे बेटे को पुलिस की जानिब से नाहक कत्ल किया गया है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज़। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई मुलजिम अगर कत्ल करके भी भाग रहा है तो क्या डॉल्फिन पुलिस उसको रोकने के लिए उस पर गोलियाँ चला सकती है? क्या कानूनी तौर पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, या अपनी जान बचाने के लिए किसी भी दूसरे की जान लेना डॉल्फिन पुलिस को जो है वो अलाउड है? क्या ये तमाम चीज़ें और ये सवालात मेरे जहन में हैं तो आपके जहन में भी होंगे। तो ज़रा पूछ लेते हैं, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद है वसीम साबिर साहब। जी साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा ज़रा ये क्या सूरत हाल है और क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है कि डॉल्फिन पुलिस को जो है वो ये अलाउड है कि वो किसी पर भी गोलियां चला सकते हैं? डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताऊं कि डॉल्फिन पुलिस के जवानों की जो है वो ट्रेनिंग होने वाली है। उनको जो है वो असलहा चलाने का पता नहीं। उसकी वजह यह है कि IG पंजाब के स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो मौजूद हैं कि पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो डॉल्फिन हो या थाने वाले हो या CIA वाले हो, गोली बिल्कुल नहीं चलाएंगे। क्योंकि चोर हो, डाकू हो, इश्तिहारी हो, अगर वो पब्लिक प्लेस पे भागता है या वहाँ छिपने की कोशिश करता है तो गोली जो है वो किसी राहगीर को भी लग जाएगी। डॉल्फिन के हवाले से माजरत के साथ मैं बताता चलूँ, ईद वाले दिन भी इसी तरह से हुआ कि डॉल्फिन एक शख्स का पीछा करती है और गोली किसी और को लग जाती है, उसकी लाश बेचारे के घर जाती है, घर में कोहराम मच जाता है। और इसी तरह से बदामी बाग के इलाका में भी जो है वो नौसरबाज कार में जा रहे थे तो डॉल्फिन ने जब फायरिंग की तो गाड़ी को कोई फायर नहीं लगा। पानी भरते हुए एक कमसिन बचा था जिसको सर में फायर लगा, वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला। और इसी तरह से ये हुआ कि लक्ष्मी चौक में जो है वो 2, मैं यहाँ पर बताऊं कि जो गोलियों का डॉल्फिन की निशाना बना है ये कोई राहगीर या कोई आम आदमी नहीं था, ये भी खुद पुलिस वाला था, लेकिन महकमा से ये डिसमिस था। अच्छा। इसकी कुछ कुताही होंगी जिसकी वजह से जो है वो इसको डिसमिस महकमे से किया गया था, लेकिन ये बतौर पुलिस वाला था क्योंकि पुलिस की इसने ट्रेनिंग की हुई थी, पुलिस की इसके पास यूनिफॉर्म थी, पुलिस के वो उसका ID कार्ड भी जो है वो हर चीज पुलिस कार्ड भी उसके पास मौजूद था। ये
लक्ष्मी चौक में एक कढ़ाई वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पितरस मसीह नाम का एक जो है वो खाकरूब सफाई करता है, उसके साथ इनका कोई लेन देन रिश्तेदारी का मामला कोई इस तरह से बताया जा रहा है हमारे जराये के मुताबिक कि इसके साथ तकरार हुई तो उसको जो है वो पाँव पर एक फायर लगा। फायर लगने के बाद डॉल्फिन पुलिस वहाँ से गुजर रही थी और ये लोग भागे तो लोगों ने कहा कि पितरस मसीह को जो है वो दो लड़के वो जा रहे हैं जो मोटरसाइकिल पे जख्मी करने गए हैं लोगों की निशानदेही पे। ठीक है, डॉल्फिन पुलिस को ऐसा मौका मिलना चाहिए ताकि हम फायर कर सकें। फिर इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और मोटरसाइकिल सवार ने जब देखा कि पुलिस फायर कर रही है तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठने वाला जो है वो कामरान, वो भी पुलिस एहलकार था, उसने भी डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग की। ये अगर चाहते तो देखिए पुलिस का बड़ा रोब होता है, जब ये पुलिस किसी चोर के पीछे डाकू के पीछे भागती है तो वो खुद ब खुद जो है वो दिमागी तौर पे जो है वो ऐसा उसके सिस्टम चले जाते हैं कि वो खुद ब खुद यहाँ कहीं गिर जाता है। जिस तरह से इस हवाले से भी जब डॉल्फिन ने पहला फायर किया जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, उसको जब पहला फायर डॉक्टर साहब किया तो जो है वो मोटरसाइकिल सवार को फायर नहीं लगा, फायर सड़क पे लगा और वो जो ड्राइवर था 125 मोटरसाइकिल जो चला रहा था वो घबरा के मोटरसाइकिल जो है वो फुटपाथ के साथ टकरा गई और वो गिर गया। और डॉल्फिन पुलिस ने जो है वो गिरे हुए को जो है वो एक बाजू पर फायर मारा। हमारा जराये बताता कि जब ये गिरे हैं फुटपाथ पे तो उस वक्त इनको कोई फायर नहीं लगा था। और सिर्फ जब इनके पास पिस्टल देखा तो शायद इन्होंने सोचा कि ये रिकॉर्ड याफ्ता डाकू होंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनका कोई लेन देन का भी जो है वो कोई तनाजा चल सकता है। इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये देखिए ना आप, अगर चले रिकॉर्ड याफ्ता डाकू भी थे और वो किसी को मार के निकले भी थे तो क्या डॉल्फिन पुलिस को तो ये अलाउड ही नहीं है कि वो गोली चलाए और इस तरह से जो है वो पब्लिक प्लेस में गोली चले। अगर ये गोली जो है वो उन डाकुओं की बजाय किसी राहगीर को लग जाती, किसी का बच्चा, किसी का शौहर, किसी का भाई जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो भी जो है वो अपने पेटी भाइयों ने जो है वो बचा लेना था। अब क्या है ये पेटी भाइयों की अगर बात की जाए तो मेरे जराये ने यह भी बताया है कि जो डॉल्फिन टीम जिन्होंने फायरिंग की है पुलिस एहलकार पर, कामरान पर और गजम्फर पर, जिसको जख्मी किया गया है, एक को जो है वो गोलियां मारकर जान बख्श किया गया है, तो ये डॉल्फिन टीम ऑलरेडी जो है वो किला गुजर सिंह में जो है वो गश्त नहीं करती। ये शालीमार के इलाका में गश्त करती थी, लेकिन ये अपनी ड्यूटी से फारिग होकर जा रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। इनका ये इलाका भी नहीं था। जब देखा कि इतना बड़ा वकूआ हो गया, अब डॉल्फिन पुलिस के ऊपर पर्चा होने लगा है, तो उस्मान भट्ट जो इनके जो है वो एसपी डॉल्फिन, उन्होंने फौरी तौर पर जो उनके पास एक रोजनामचा होता है, ड्यूटी चार्ट होता है, उसमें रद्दो बदल कर दिया गया। जो किला गुजर सिंह वाले थे उनको फौरी शालीमार और शालीमार वालों को यहाँ पर उनकी आमद रवानगी करके जो है वो उनको यहाँ का शो कर दिया गया कि जिन लोगों ने जो है वो नौजवान को गोलियां मारी हैं, एक कत्ल किया और एक जख्मी किया है, ये ऑलरेडी इसी जगह के डॉल्फिन पुलिस एहलकार थे। लेकिन ये डॉल्फिन पुलिस एहलकार हमारे जराये के मुताबिक यहाँ पर नहीं थे, ये शालीमार गए। लेकिन आज उसकी जो फैमिली है वो चीख चीख कर कह रही है अगर हमारे बच्चों ने कोई फायरिंग की थी। अमूमन आप देखते हैं इसका मकसद ये है कि अगर किसी शादी ब्याह में भाई की, बहन की या किसी रिश्तेदार की शादी की खुशी में अगर कोई फायरिंग करता है, मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करता अपने टेलीविजन चैनल पर बैठकर कि फायरिंग करनी चाहिए, फायरिंग से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि फायरिंग जो है वो शहरियों की जान लेती है। अगर शादी ब्याहों पर कोई कुताही करता है, कोई फायरिंग करता है, तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि वहां रेड करने वाली पुलिस फायरिंग करने वाले को जो है वो जान से मार दे। कुछ इस तरह से भी लोग होते हैं पुलिस पार्टी को देख के वो जब भागते हैं तो उनके पास पिस्टल होता है। अगर इस तरह से होने लग जाए तो फिर बहुत कोई संगीन हालात में पांव पे गोली मारने का तो शायद इनको ऑर्डर्स हो, लेकिन जब गाड़ी लेके जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो उसका टायर पंचर किया जाता है, निशाना जो है वो उसके टायर पे लगता है। नबीहा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक ने बताया डॉल्फिन को कि वो लोग जा रहे हैं, इसको पाँव पे फायर मार गए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि पितरस मसीह के पास 5 लाख था, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे मोबाइल भी छीना गया, उन्होंने कोई डकैती की बात नहीं की। सिर्फ ये कहा कि फायर मार के चले गए हैं। अगर ये डाकू होते तो हम समझते कि हाँ इनका इंजाम यही होना चाहिए था। वो तो आपसी जो है वो खानदानी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था इनका,
उस हवाले से फायर किए। जिस तरह से मैंने बताया, देखिए ना, वो पहले ही उन्होंने जो है वो गलत काम किया कि वो पिस्टल अपने पास जो है वो लेकर आए, क्योंकि उसमें से एक वो पुलिस वाला था। जी हाँ। तो जाहिर है इस वजह से उसके पास जो है वो असला मौजूद था, वो लाइसेंस्ड असला होगा, वो उसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको भी ये इख्तियार नहीं था कि वो पैसे के लेन देन पर किसी शख्स को जो है वो गोली मार के जो है वो निकलता बने। लेकिन जब उसको पकड़ा तो उसके पास मैगजीन जो थे गोलियों के भरे हुए थे, फिर उसके बाद उसके पास पिस्टल था, एक पिस्टल के साथ वो फायरिंग कर रहा था, दूसरा पिस्टल उसके पास था। जब उसने देखा कि डॉल्फिन पुलिस मेरे पीछे आ रही है, कोई बात नहीं, ये 324 का पर्चा था, आपस में इनकी सुलह भी हो जाती, शायद 2-3 दिन में ये लोग फारिग हो जाते। अगर 324 का मुकदमा था तो ज्यादा से ज्यादा आजकल किसी भी जान तो ना जाती, आजकल किसी भी मुलजम को जब किसी बड़े केस में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे माशाल्लाह वुकला साहब के पास बड़ी ताकतें हैं, वो बंदे को बड़े अच्छे तरीके से उसकी बेल करवा लेते हैं, उसकी जमानत करवा लेते हैं, उसको बरी करवा लेते हैं। ये अगर पकड़े भी जाते तो इनकी बेल हो जानी थी, लेकिन इन्होंने भी गलत किया कि डॉल्फिन पुलिस के जवानों पर फायरिंग की, और डॉल्फिन के जवानों को ये नहीं पता था कि ये कोई पुलिस एहलकार है। सिर्फ उनको ये बताया गया कि इस आदमी ने जो है वो, इस आदमी को जो है वो पितरस को गोली मारी है और ये यहाँ से फरार है। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। जो पीछे खड़ा होता है या बैठा होता है मोटरसाइकिल पे, जब ये डॉल्फिन पुलिस किसी के साथ मुकाबला करती है तो वो पूरे तरीके के साथ पीछे जो है वो उसके साथ आगे टेक लगाकर ये MP5 राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास बड़े जदीद ग्लॉक पिस्तौल दिए गए हैं जो 5-5 लाख रुपए मालियत की, जिसके अंदर जो है वो बड़ी जदीद गोलियां दी गई हैं। लेकिन असला तो इनके पास जदीद है, लेकिन चलाने का तरीका नहीं है। इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको जो है वो सिहाला सेंटर भिजवाना चाहिए जहां पे वो निशाने सीख सकेंगे। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो कम है, यहाँ पे महदूद है। एक चीज आपके तवज्जुह से भी और अपने के तवज्जुह से, कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से मैं अपील करना चाहूंगी डॉल्फिन इंचार्ज से, जो SP डॉल्फिन है, कि उस्मान भट्ट साहब से, कि आपकी बड़ी मेहरबानी उस्मान साहब, कोई रहम करें शहरियों पर। इनको जो जदीद असला आपने दिया, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के वो असला इनके हाथ में दिया जाए, और जिनके पास ट्रेनिंग मौजूद नहीं है उनको असला ना दिया जाए। उनको कोई ऐसे वेपन्स दिए जाएं जिससे ये प्रॉपर तरीके से जो है वो किसी भी मुल्जिम को रोकने में कामयाब हो सकें, और सख्ती के साथ ये इंप्लीमेंट करवाएं कि कोई डॉल्फिन पुलिस किसी भी, चाहे वो कत्ल करके ही बंदा भागा हो, उसे कत्ल करने का इनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। कानूनन एक शख्स की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। हम कुछ तो इस्लाम से सीख लें, हम कुछ तो अपने किरदार को जो है वो बेहतर बना लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि SP साहब जो है वो इस आने वाले वक्त में इस असले के कंट्रोल पे डॉल्फिन पुलिस की जो है वो कारकर्दगी पर ज़रूर नोटिस लेंगे, और इन्हें सख्ती से जो है वो ट्रेनिंग की तरफ माइल किया जाएगा, और आइंदा कोई भी डॉल्फिन पुलिस की तरफ से जो है वो डायरेक्ट वार या किसी की भी जो है वो कत्ल की कोई ऐसी वारदात जो है वो सामने नहीं आएगी। इसी के साथ जो है ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू है जिसको डिस्कस करना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे कि आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में पेट्रोल और डॉलर के हवाले से हमने बात की, और ख़ास तौर पर उसमें आपने माहिर मौशियात और तज्ज़ियाकार की राय भी सुनी। इसी को बात को आगे बढ़ाएंगे, और पेट्रोल की कीमतों में जिस हद तक इजाफा हो चुका है और जिस तरह इसकी नई कीमतें भी जो है वो आ चुकी हैं, 233.91 रुपये जो है वो इसकी नई कीमत हो गई है। साथ ही सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, डीज़ल भी बढ़ता है, और जो है वो इसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। तो अगर हम बात कर लें तो इसकी नई कीमत जो है वो हाई स्पीड डीज़ल जो है
की कीमत में कमी वाक़या हुई है, और वो भी जैसे कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क पड़ना, तो 0.51 रुपये की कमी इसमें आई है। और ये एक हंसी वाली ही कमी है जिसकी वजह से मैंने उसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही किया है। जिसके बाद इसकी नई कीमत जो है 244.44 रुपये हो चुकी है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक केरोसिन ऑयल जो है वो 1.67 रुपये फ़ी लीटर की कमी के बाद 199.40 जो है वो हो चुका है। और लाइट डीजल की अगर बात कर लें तो 0.43 रुपये इजाफे के बाद जो है इसकी नई कीमत जो है 191.75 रुपये हो चुकी है। अब देखिए ये आम आवाम की बात है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, जो मुश्किलों से जो है वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है, अगर रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसे इजाफा हो जाएगा तो फिर कहाँ से खाएंगे और कहाँ से जो है वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करेंगे। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, तमाम चीज़ों पर जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और महंगाई का तूफ़ान बरपा हो जाता है। इस पर जनाब एक रिपोर्ट भी तैयार की है, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जुनेद अशरफ, उनकी रिपोर्ट है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 43 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 233 रुपये 91 रुपये फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे से कम करके 244 रुपये 44 पैसे की गई। मिट्टी के तेल की कीमत 201 रुपये 7 पैसे फी लीटर से कम करके 199 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 191 रुपये 32 पैसे रुपये से बढ़कर 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर कर दी गई। मजीद कहना था कि कुछ मसनूआत की कीमतों में कमी करके इसका रिलीफ अवाम को पहुंचाया गया है, लेकिन शहरियों ने इस रिलीफ को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से दीगर अशिया और खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल थी, अब मजीद मुश्किलात का सामना होगा। पहले ही खुद साख्ता महंगाई पे हम रोज़ बरोज़ जो है वो एक शो करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं और एक नई चीज़ जो है वो आपके सामने रखते हैं कि सरकारी नर्ख कुछ और हैं और जो खुद साख्ता महंगाई है दुकानदारों की, उसके जो है वो कीमतें कुछ और वसूल की जा रही हैं। अभी यही सूरत हाल से हम पूरी तरह निकले नहीं थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा हो गया, रातों रात जो है वो ये इजाफा होता है। और ऐसे इजाफा होता है जैसे कोई छुप के जो है वो चोर किसी घर में घुस जाए और फिर वहाँ से जो है वो सारा सामान चुरा के ही निकले और अच्छी तरह से जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में ले आए। ये इस तरह की सूरत हाल जो पाकिस्तान में हो चुकी है, इससे नुकसान तो ज़ाहिर है बेचारे उन घर वालों का हुआ ना जिनके घर का सफाया हो गया। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो अब जुनेद अशरफ हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो ये रिपोर्ट भी तैयार करके लाए हैं। उन्होंने पेट्रोल भी दिखा दिया। पेट्रोल इतना कीमती हो चुका है कि उसको देखकर ही जो है वो इंसान की जो है वो एक ठंडी सी आह निकलती है कि कहीं भी आप जाएंगे आपको आने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। और अगर आप ये पेट्रोल जो है वो इतने महंगे दामों नहीं ख़रीदेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल कैसे करेंगे? अगर आप अच्छे खुर्दोनोश हुए खाने पीने की चीज़ों पर आप कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे? बच्चों को कैसे जो है वो कहेंगे कि एक वक्त की रोटी जो है वो मौजूद नहीं है? यहाँ पर एक वक्त की रोटी जो है वो एक इंसान के लिए पूरा करना मुश्किल हो चुका है। जुनेद, क्या कहेंगे आप इस पर? एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। अब हुकूमत कहती है रिलीफ है, कैसा रिलीफ है ये? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि पहले खबरें ये आ रही थी, गर्दिश कर रही थी कि जिसकी वजह से अवाम ने ना उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि आइंदा 14 अगस्त के बाद ना उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। और कुछ बड़े चैनल्स भी इस तरह के थे, वो ये बड़ी खबर बनाकर पेश कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, जिसकी वजह से 6 रुपये से लेके 16 रुपये तक का ये सुना जा रहा था कि रिलीफ दिया जा रहा था। लेकिन उसके बरक्स जब एक्शन नज़र आया, हमने देखा कि रातों रात फिर उसका इतलाक किया गया और इंक्रीज़ जो है 0.50 से लेके हमने देखा 6.7 तक हमने देखा कि ये इंक्रीज़ किया गया। और ये इंक्रीज़ ये पहले एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये डिक्रीज होगा। 16 रुपए का आवाम ने तो सोचा हुआ था रिलीफ मिलेगा। जब सुबह जो उठे वो
हम देखते हैं कि कुछ लोग 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन वो पेट्रोल पंप्स का रुख किया अवाम ने, तो उन्होंने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस तो इंक्रीज हो गई हैं। जब हम बाहर के विजिट करने गए, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ये तो हमें राइट कह के लेफ्ट दिखा रहे। जो लोग थे वो कह रहे थे कि उन्हें वादे तो मरी के किए जा रहे हैं, लेकिन सिब्बी में पहुंचाया जा रहा है। और एक तरफ एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होंगी। जब हमारी बात हुई अवाम से, तो अवाम का कहना है कि हमारे लिए पहले ही जो है खुद साख्ता महंगाई है, वो एक बहुत बड़ी दुश्मन बनी हुई है हमारी, उनसे हम मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जब ये पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, इससे हम देखेंगे कि इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आगे हमें फेयर्स में भी नजर आएगा, और जो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनकी प्राइसेस में भी। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि जो आम शॉपकीपर्स हैं, उन्हें भी एक और बहाना मिल जाएगा कि सेल करने का, कि अब देखिए पेट्रोल की प्राइस भी इंक्रीज हुई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइसेस तो डिक्रीज हुई है, कम हुई है। और डिक्रीज होने के बावजूद हम देख रहे हैं पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है कि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज किया जा रहा है और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बजाय इसके कि ये होना चाहिए था जो रिलीफ उधर से आपको मिला, जो रिलीफ आपको उधर से मिला, वो अगर आप आम आदमी तक पहुंचाते तो हो सकता था बेहतर पोजीशन में हो जाते। लेकिन जब हमारी आम आदमी से बात हुई तो उनका कहना था कि हालांकि वो सपोर्टर्स भी कुछ लोग नून लीग के थे, हम उनसे बात की तो उनका कहना था कि हम नून लीग को वोट दिया, लेकिन अब हालात इस तरह के हो गए कि हम मजबूर हो गए कि कुछ और सोचें, और जो रोटी है वो कमाना भी मुश्किल हो गया है। जिस तरह कोई बाइकिया वाला या फिर डेली वेजेस वाला कोई भी इंसान है, ड्राइवर है, कोई भी इंसान है, या फिर उसका डायरेक्ट इससे रोजगार मुंसलिक है पेट्रोल से, उसने रिक्शा चलाना है, चिंची चलानी है, गाड़ी चलानी है या बाइक चलानी है, तो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है वो। और उसका कहना यह है कि ये बहुत मुश्किल कर दिया है हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना। हमारा पहले ही रोजगार इस तरह का होता है, हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। लेकिन जब ये इस तरह का इंक्रीज आ जाता है, एकदम अफेक्ट पड़ता है और बुरी तरह मुतासिर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक आम आदमी जो है वो बुरी तरह इफेक्ट हो चुका है। इस वक्त में जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन हो चुकी है अवाम की, कि पेट्रोल अगर इस तरह रोज़ ब रोज़ इतना ज़्यादा इजाफा होता रहेगा तो फिर किस तरह से आगे ये सारा सिनेरियो चलेगा। एक आम आदमी जो है वो क्या करे। यहाँ पर अच्छा पहले एक वक्त की रोटी जो है वो इंसान के लिए कमाना मुश्किल था, अब वो अगर एक वक्त की रोटी खाए या पेट्रोल डलवाए या अपने घर में जो है वो राशन इकट्ठा करे, क्या करे और किस तरह से जो है वो सरवाइव करे, यहाँ पर कुछ जो है वो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इतनी महंगाई के बाद जो है वो अभी भी, लेकिन हमारी आवाम बड़ी बहादुर आवाम है। देखें, अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो चीखो पुकार नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई जो है वो अगर एहतजाज है तो कुछ चंद एक लोग जो है वो एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं, बाकी सारे जो है वो अपने पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और आने जाने के सिलसिला भी कर रहे हैं। क्या हम कब जागेंगे? जी बिल्कुल, हमारी एक शहरी से बात हो रही थी, माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी थे, उनका कहना था कि ये लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने सवाल किया कि क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कहते हैं अगर थोड़ा सा भी लोगों को फ़र्क पड़े तो वो बाहर निकलें या फिर आके मुजाहरा करें या फिर एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग आते हैं, डलवाते हैं, चले जाते हैं और बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई। हमारे माशरे में एक इस तरह का ये अलमी है कि कुछ भी बुरा जब होने लग जाता है तो हमें आदत पड़ जाती है आस्ता आस्ता। अच्छा, हम बड़े फैसलों पे ही बर्दाश्त क्यों लेकर आते हैं? छोटी छोटी चीज़ों पे तो हम अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। जी बिल्कुल, अगर ट्रैफिक वायलेशन की बात करें तो उधर एक दूसरे से हम लड़े होते हैं, लेकिन जब जहाँ पे यूनिटी की और डिसिप्लिन की बात है, अपने हक की बात है, उधर हम इस तरह का काम कर जाते हैं कि हम थोड़ा सा सुस्ती के मारे हो जाते हैं। अच्छा, वो पेट्रोल जो बढ़ गया है ना, वो पेट्रोल का गुस्सा कहाँ निकल रहा होता है? बच्चों पे, बीवी पे, घर वालों पे, ऑफिस वालों पे। ये साइकोलॉजिकल बता रही हूँ मैं आपको। आज के आदमी की ये सोच हो गई है कि पैसे जेब में से खर्च हुए ना 1500-1600 रुपया एक दिन में, जब आप जो है वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हो तो गुस्से का वो लेवल होता है कि अगर आपको गरम गरम रोटी ना मिले तो सारा का सारा जो मलबा आपको जो है वो आप पे हुकूमत ने डाला है ना, वो सारा मलबा आप अपने घर वालों पे डाल देते हैं जाके, कि मैं जो है वो सारा दिन इतनी मेहनत करके भी आऊँ और फिर भी मुझे जो है वो यहाँ पे खाना नसीब ना हो और इतने पैसे लगा के जो है वो पेट्रोल डलवा के जो है वो हम जाएँ आएँ। तो ये पेट्रोल जो है ना वो ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो गया है क्योंकि महंगा हो गया है, लोगों की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। तो अब आगे क्या स्ट्रेटेजी फिर अपनाई जाए? अपने आप को बहुत सादा कर लिया जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को सादा भी कर लें तो आपका सफ़र जो है वो इतने मीलों का है कि आप उस पर पैदल चल के भी नहीं जा सकते और आ सकते। तो फिर क्या किया जाए? अपने आप को किस तरह से जो है वो इस सांचे में ढाला जाए? क्योंकि हुकूमत का तो अभी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा कि वो इसको कम करेंगे या ये कोई सिचुएशन जो ऐसी नज़र आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो पेट्रोलियम मसनूआत है इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर इंसान, हर पाकिस्तानी मुतासिर होता है। और इसका जब फैसला ये किया गया
तो हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिक्रीज इधर इंक्रीज, और आम आदमी की तवक्का थी कि वो प्राइसेस डिक्रीज होंगी, लेकिन उसके बरक्स हुआ, इंक्रीज कर दी गई। अब इम्पैक्ट भी उससे पड़ेगा। और इधर दो चीज़ें होती हैं जो हर आदमी को देखना पड़ता है, एक इंडिविजुअली कितना इम्पैक्ट ओवरऑल होगा, और दूसरा हम देखेंगे ओवरऑल सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट होगा। साइकोलॉजिकल तो बहुत गहरे असरात मुरतब हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पे। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, वो अजियत बन के जो निकल रही है ना, वो कहीं सड़कों पे, कहीं घर पे, कहीं दोस्तों में, कहीं अहबाब में, हर उस कमज़ोर शख्स पे जो है वो ये गुस्सा और ये तकलीफ निकल रही है, जिसका आगे से पता होगा इससे जवाब कोई नहीं देना। जी बिल्कुल, हार्ड टाइम चल रहा है और ये इस तरह के टाइम्स हैं कि हमें एक दूसरे का साथ भी देना है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अगर दूसरी जानिब अगर हम स्टेट की बात करें तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की कि वो अपने तमाम सिटीजन्स को जो फैसिलिटेट करें, उन्हें अगर किसी चीज़ में मसले मसाइल हो रहे हैं सब्सिडाइज करें। तो एक जानिब ये वादे तो किए जा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल की जानिब से, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, हम हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, हम सख्त फैसले करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने टैक्स ना लगाने की बात की थी, मैंने ये कोई बात नहीं की कि मैंने जो पैसे नहीं बढ़ाने या पेट्रोलियम मसनूआत को मैं महंगा नहीं करूंगा, ये कहीं बात नहीं हुई है, उन्होंने साफ और वाज़ेह कह दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जब कुर्बानी देने की बारी आती है तो हमें आम आदमी नजर आता है, आम आदमी ही कुर्बानी देता है, आम आदमी पर ही बोझ डाला जाता है, आम आदमी पर ही टैक्स डाला जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर लग्जरी लाइफ जो गुजार रहे हैं, है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी इस चीज़ की तरदीद की है। उन्होंने भी जो है वो कहा है कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ इस टाइम पे, और मैं अवाम की जो है वो इस मुश्किल हालात में मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया है। तो फिर ये सब चीज़ें जो है वो देखिए, एक अपनी ही पार्टी की सरबराह जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में शायद कोई कमी वाक़या हो जाए, शायद कोई जो है वो एहसास हो जाए, कोई जी बिल्कुल, ये आपने भी जिक्र किया मरियम नवाज साहिबा का। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जरदारी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए हैं, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह का फैसला है, इससे बगैर मुशावरत के नहीं होना चाहिए था, इससे हमसे भी मुशावरत करनी चाहिए थी, और हम देखेंगे आने वाले वक्त में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पीडीएम पर भी पड़ेगा, और ये महंगाई जो है ना सिर्फ आम आदमी से मुतासिर होगा। हम देखते हैं, कुर्बानी की बात कर रहे थे कि जिस तरह कुर्बानी की बारी आती है तो आम आदमी से कुर्बानी ली जाती है। दूसरी जानिब जो बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं या फिर बड़े सियासतदान होते हैं जो लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन पर कुर्बानी का जिक्र नहीं किया जाता, वो उस तरह से रिलेट नहीं करते। लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, कंज्यूम जो करेगा, कंज्यूमर है, पेट्रोलियम मसनूआत जो भी खरीदेगा, किसी तरह भी हम देखते हैं कि हर इंसान वाबस्ता इससे, चाहे वो बाइक वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे कोई बच्चा भी है, बच्चे को भी पता मैंने गाड़ी तब स्टार्ट होगी अगर गाड़ी में पेट्रोल होगा, बाइक तब स्टार्ट होगी जब बाइक पे पेट्रोल होगा। तो ये बच्चे को पता है और बच्चे को ये इफेक्ट करता है। जाहिर बात है, एक बाप है, वो घर का बड़ा है, वो कमाने वाला है, उसकी 800 रुपए कमाई है या 600-700 रुपए कमाई है, और उसमें से उसने 250 रुपए का 500 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, तो बाकी बच्चों के लिए वो क्या लेगा, शाम को घर में क्या पकाएगा, और क्या किस तरह के हालात होंगे, क्या डिशेज वो आगे मैनेज करेगा, किस तरह वो आगे सोशलाइज करेगा, किस तरह घर का निजाम चलेगा। सोचने का है, चंद दिन पहले एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल किया और खुद भी खुदकुशी कर ली, और एक लेटर लिखा हुआ छोड़ दिया कि मैंने किराए देना था अपने घर का, मैंने इस गुर्बत के हाथों तंग आकर, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, मैंने खुदकुशी कर ली। ये उस बाप के अल्फाज थे, और उस ख़त पर उसके खून जो निशान भी थे। मुझे ये बता दें, आज मुझे जो है वो सब ये जवाब दे दें कि अगर ये सिलसिला जो है वो इसी तरह जो है वो जारी रहा, तो क्या हर घर में जो है वो आने वाले वक्त में हम ये चीज़ें जो है वो देखेंगे। हम अपने माशरे को फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं, हम उसको डिप्रेस कर चुके हैं, हमने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो है वो कहीं पर एहतजाज करें। लोग आज एहतजाज के लिए सड़क पर निकलना नहीं चाहते। आज वो अपने बच्चों का जो है वो गला दबा के जो है वो उनको मार देते हैं, इस वजह से कि वो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैला सकते। अगर यही सूरत हाल रही और हुकूमत को होश के नाखून ना आए, तो फिर जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो आगे जाके हो जाएगी। इस पर भी अगर आप कहें कि जी ये बात ना करें, वो बात ना करें, हम यहाँ हक और सच की बात करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। बहरहाल
अल्लाह मालिक है पाकिस्तान के लिए। जब तक इंसान जुल्म सहता रहेगा, जुल्म होता रहेगा। जुल्म के ख़िलाफ़ जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोग आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी करते हैं, आपको उठाने और हिलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत आपके साथ होती है। और मैं इस टाइम पे अवाम को ये कहना चाहूँगी कि दिल बर्दाश्ता होकर मायूसी गुनाह है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करने की तरफ मत जाएं, एहतजाज करें, लड़ें, आखिरी दम तक लड़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो इस पाकिस्तान में ऐसा सूरज ज़रूर तलू करेंगे कि जिसमें तमाम लोगों की परेशानियों का हल जो है वो उनको मिलेगा। ऐसा हुक्म है कि मायूसी गुनाह है, तो फिर इस मायूसी से निकल आएँ, अपने बच्चों को और ख़ुद को नाहक कत्ल मत करें, इस गुर्बत के हाथों तंग आकर इस सिमत में मत बढ़ें। कुछ नहीं होगा जब तक आप जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे और आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका कि आपने जो है वो इस अहम मौजू पर जो है वो बात भी की और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, और ये शुक्रिया मैं आखिर में अदा इसलिए करूँ कि कोई भी शख्स जब अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर किसी की बात सुनता है और ये सुनता है कि अगला शख्स जो है वो क्या कह रहा है, उसके सीने में जो है जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो उसकी अल्फाज में गरज है वो क्या है, अगर उसमें एक आम आदमी की बात है तो फिर उस हक़ की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखें। और हक़ की आवाज़ के साथ जो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं वो कभी नहीं हारते हैं। आज महंगाई का दौर है तो कल अच्छा दौर भी आएगा, लेकिन इस आस पे नहीं कि आप घर बैठे ये सोच समझ लें कि अच्छा दौर खुद ब खुद ही आ जाएगा। हिम्मत करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, हक़ मांगना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका हक़ मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।